हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग आवर। आज हम 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का 4th चैप्टर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर वैसे तो बहुत लेंथी है, आज हम इसमें यूरोपीय यूनियन तक ही कर पाएंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं इसका पार्ट बाय पार्ट आपको बताते जाऊँगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर का मतलब जानते हैं, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। ठीक है, सत्ता का मतलब क्या होता है? पावर। और वैकल्पिक का मतलब क्या होता है? विकल्प, यानी अल्टरनेट। उसके और अल्टरनेट्स क्या क्या हो सकते हैं, उसके ऑप्शंस या उसके सब्स्टिट्यूट क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था शीत युद्ध कैसे स्टार्ट हुआ, और उस चैप्टर में आपने देखा कि पावर्स दो देशों के पास सेंट्रलाइज था, एक यूएसएसआर सोवियत संघ और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हमने देखा कि दो देशों के पास पूरी पावर सेंट्रलाइज थी। सेकंड चैप्टर पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एक पावर यानी कि यूएसएसआर उसका कोलैप्स हो गया, और थर्ड चैप्टर में इस चीज़ को भली भांति दिखा दिया गया कि अकेले अमेरिका ही बचा पावरफुल कंट्री, और किस तरीके से उसने कुवैत पर अटैक किया और अपने ताकत को दिखाया, ये आप भली भांति जानते हो। तो आपको पता है कि यहाँ पर देखने को मिलता है कि अमेरिका ही एक शक्तिशाली राष्ट्र, सत्ता एक ही जगह पर सेंट्रलाइज हो गया अमेरिका के पास। अब इसके सब्स्टिट्यूट ढूंढे गए, कई देशों ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई अलग से, लेकिन हम उसको दूसरा विकल्प तो नहीं कर सकते। अमेरिका का विकल्प क्या है, यानी ऐसा कौन है? यूएसएसआर तो रहा नहीं, अब ऐसा कौन है जो अमेरिका को जवाब दे सकता है या उसके आगे स्टैंड ले सकता है या उसके बराबर का ताकतवर है? तो हम इस चैप्टर में उन्हीं विकल्पों को जानेंगे जो अमेरिका के सामने खड़े हो सकते हैं। अब ऐसा तो कोई, अगर आप कहोगे वर्ल्ड मैप पे तो ऐसा कोई देश है नहीं, तो ऐसा कोई इंडिविजुअल देश नहीं है, लेकिन कई देश मिल करके तो हो सकते हैं ना। तो इसी में से एक है यूरोपीय यूनियन, जो यूरोप के कई देशों का समूह है, एक ग्रुप है, और वो अगर आपस में इकट्ठा हो जाए तो अमेरिका को भी दबा सकते हैं। दूसरा हम इसके बाद पढ़ेंगे हम आसियान के बारे में। ये भी दक्षिण एशिया के देशों का एक ग्रुप है, वो भी स्टैंड ले सकते हैं। और तीसरा हम पढ़ेंगे चाइना के बारे में, यानी चीन, जो कि बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है, और एक टाइम ऐसा होगा अगर इसी रफ्तार से विकास करता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे वो अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा, और वो भविष्य में अमेरिका का विकल्प बन सकता है। तो इन तीन चीज़ों पे इस चैप्टर को पूरा फोकस किया गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं यूरोपीय यूनियन से। ठीक है, चैप्टर का मतलब आपको समझ में आ गया। अब यूरोपीय यूनियन से हम स्टार्ट करते हैं कि पहला जो विकल्प है, जो सत्ता का विकल्प है यूरोपीय यूनियन, अब उसके बारे में जानते हैं। तो यूरोपीय यूनियन यानी यूरोपीय संघ, इसका गठन कैसे हुआ? आपने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ? यूरोप के जितने भी देश थे, पूरा अखाड़ा क्या बना? यूरोप बना, और यूरोप के सारे देश आपस में लड़े, और युद्ध कहाँ हुआ? ज़्यादातर यूरोप में हुआ, जर्मनी से शुरू हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आपने वीडियो देख ही रखा है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप वहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपने देखा कि किस तरीके से यूरोप के देश आपस में लड़ने लगे, और जो यूरोप के देश एक दूसरे पे बिलीव करते थे, अब मान लो आपका पड़ोसी आपको आकर के आप पे अटैक कर दे, आपसे लड़ाई कर ले, तो नेक्स्ट डे क्या आप उस पर वो भरोसा कर पाओगे? या आपका फ्रेंड आप पे आके अटैक कर दे तो आप नेक्स्ट डे उस पर वो भरोसा कर पाओगे जो पहले करते थे? तो यूरोप के सभी देश आपस में लड़ पड़े, और जब लड़ गए तो अब यूरोप के एक देश को दूसरे देश पे उतना भरोसा नहीं रहा। ठीक है, अब उतना भरोसा नहीं रहा, एक दूसरे को डाउटफुली देख रहे हैं। तो ऐसे में अब हालात कैसा हो चुका है वर्ल्ड का? यूरोप का हालात काफ़ी ज़्यादा बिखरावपूर्ण हो चुका है। अमेरिका इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए उन यूरोप के देशों को अपने साथ करना चाहता था। जैसा कि आपने देखा सोवियत संघ उस वक्त समाजवादी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ता था, और अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा को आगे लेकर के बढ़ता था। अब जब सोवियत संघ और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने ग्रुप बनाया था, नाटो, सीटो, सेंटो, और सोवियत संघ का था वार्सा। तो हमने देखा कि अमेरिका ने बाकी देशों को तो उधर कर लिया था, लेकिन कुछ देश ऐसे थे जो नाटो में नहीं शामिल हुए, सीटों में शामिल नहीं हुए, तो उनको किसी न किसी तरीके से वो अपने साथ रखना चाहता था। वो चाहता था कि चलो ठीक है, हमारे सैनिक गुट का हिस्सा ना बनो, पर समाजवाद भी नहीं बनो, तो ना खाएंगे ना खाने देंगे, यानी जो मेरा नहीं हो सका वो किसी का नहीं होगा। ये अमेरिका की रणनीति थी। तो अमेरिका ने क्या किया, उन देशों को करीब लाने के लिए उनके साथ किसी तरीके से उनका सिंपैथी गेन करने के चक्कर में लगा हुआ था। तो अमेरिका ने इसके लिए एक नीति बनाई। अमेरिका के विदेश मंत्री थे, ठीक है, मार्शल। तो जो उनके विदेश मंत्री थे मार्शल को कहा गया कि भाई आप किसी तरीके से यूरोप के देशों को हमारे तरफ करिए। ठीक है, पर यूरोप के देश तो सभी एक दूसरे के दुश्मन हैं। अगर आप एक अपने तरफ कर भी लोगे तो एक होगा जो दूसरा उसका दुश्मन होगा, वो बाय डिफॉल्ट चला जाएगा यूएसएसआर की तरफ। तो सभी को एक साथ करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है, सबको आपस में जोड़ना होगा।
ठीक है, उसके बाद ही आप अपनी तरफ कर सकते हो। इस चीज़ को बखूबी समझते थे, उन्होंने बुद्धि लगाई और उन्होंने एक योजना बनाया जिसको कहते हैं मार्शल योजना। मार्शल योजना के अंतर्गत यूरोप के देशों को ऑफर दिया गया कि भाई हम सब मिल करके आपस में व्यापार करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ था, यूरोप में हुआ, तो जाहिर सी बात है यूरोप की जो ज़मीन है उस पर काफ़ी ज़्यादा खून खराबा हुआ, संपत्ति का विनाश हुआ, काफ़ी चीज़ों का टूट फूट हुआ, जान माल का नुकसान हुआ और अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका था। और उनको अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक ऑप्शन चाहिए था, और ये उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन था जहाँ पे वो व्यापार करना है, वहाँ पर उनको सीधा पार्टनरशिप का ऑफर मिल रहा है, बिजनेस को और ग्रो करने का ऑफर मिल रहा है, ठीक है। तो इसको यूरोप के जो देश थे उन्होंने आगे पकड़ के लपक लिया तुरंत में। अब इससे क्या हुआ, यूरोप के देशों ने मिलकर के ग्रुप बनाया, एक आर्थिक संगठन, और फिर हम जानेंगे कि किस तरीके से एक आर्थिक संगठन यानी व्यापार करने के पर्पज से बनाया गया था, इकोनॉमिकल सपोर्ट के लिए बनाया गया था। धीरे धीरे उन्होंने अपना एक पार्लियामेंट बनाया, ठीक है। अब पार्लियामेंट बनाया तो क्या हो गया, इकोनॉमिक से पॉलिटिकल हो गया, ठीक है। फिर उन्होंने अपना खुद का फ्लैग बनाया, ठीक है। फिर उन्होंने अपना एक एंथम बना दिया, फिर उन्होंने अपना एक करेंसी निकाल दिया, ठीक है। और ऐसे करते करते इसमें और भी देश ऐड होते गए। शुरू में 6 देश थे इनर 6 कहे जाने वाले, फिर और देश आते गए, फिर कई सारे देश इसके अंदर इकट्ठा हो गया। और इस तरीके से फिर एक टाइम के बाद 1992 में एक मॉस्ट्रिक्ट की संधि हुई और वहाँ पे ये बन गया यूरोपीय यूनियन। अब इसका नाम भी चेंज हो गया और अब ये एक आर्थिक संगठन नहीं रहा, ये एक राजनीतिक रूप ले चुका है और एक राजनीतिक संगठन। इन्होंने खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाने की कोशिश किया, वो विफल रहा। इन्हीं सारी बातों को हम नोट से जानेंगे, ठीक है। आप लोगों के पास नोट्स तो होगा ही, तो अब इसमें क्या लिखा है वहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं। यूरोपीय संघ, द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूरोप के देशों को अत्यधिक जन धन की क्षति हुई, यानी कि जन की और धन की, जन यानी कि जान की भी नुकसान हुआ और पैसों का भी लॉस हुआ। दूसरे विश्व युद्ध ने उन अनेक मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया जिसके आधार पर यूरोपीय देशों ने आपसी संबंध बने थे। यूरोप के देशों के जो भी आपस के जो संबंध थे, जो प्यार मोहब्बत चलता आ रहा था, जो विश्वास था एक दूसरे पे, वर्ल्ड वॉर के दौरान जब सबने एक दूसरे को पे हमला करना स्टार्ट किया, एक दूसरे की ज़मीन छीनने के लिए अटैक करना स्टार्ट किया, तो सारा विश्वास ना चकनाचूर हो गया। अब एक दूसरे पे वो ट्रस्ट नहीं रहा। और 1945 तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था की बर्बादी तो झेल ही, उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते भी देख लिया जिन पर यूरोप पूरा खड़ा था। तो पूरा जान का भी नुकसान हुआ, माल का भी नुकसान हुआ, और जो विश्वास था जिस पे यूरोप कोई एक देश नहीं है, कई सारे देशों को मिला करके, तो जिस विश्वास पे यूरोप को अपने आप को कहते थे कि हम सब एक हैं, यूरोप है, वो विश्वास भी खत्म हो चुका था, क्योंकि एक देश दूसरे देश को मार रहा है। जिस तरीके से अगर मान लो फैमिली में बंटवारा होता है तो आपस में भाई कैसे लड़ते हैं, तो जो फैमिली है वो फैमिली कहाँ कहलाएगा जब आपस में एक दूसरे से लड़ दो, तो परिवार तो रहा ही नहीं, ठीक है। अब ऐसे में मार्शल योजना, अगला पॉइंट, तो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद शीत युद्ध का प्रारंभ होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, अब कोल्ड वॉर यहाँ से स्टार्ट होता है। अमेरिका सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए यूरोप के देशों का में पुनर्निर्माण पर नाम पर 1947 में अपने विदेश मंत्री मार्शल नाम पर अमेरिका ने मार्शल योजना की घोषणा की। तो अमेरिका ने क्या किया, अपने विदेश मंत्री मतलब मार्शल जो थे, मार्शल के नाम पर एक योजना बनाया यूरोप के देशों को एकजुट करने के लिए, जिसका नाम रखा गया मार्शल योजना। और ये यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए था। पुनर्निर्माण का मतलब क्या है, उसका पुनर्रचना करना, जो भी नुकसान हुआ उन चीज़ों को सही करना, सबको पहले तरीके से दुरुस्त करना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करना। तो इन्होंने इसके लिए योजना बनाया और इसका मूल उद्देश्य क्या था, यूरोप के क्षतिग्रस्त राष्ट्रों का, जो भी राष्ट्र थे जिनका नुकसान हुआ था, उन राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन को पहले से बेहतर करना, ताकि वो और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके। योजना बहुत अच्छा था। इस योजना के पीछे अमेरिका का क्या मंसूबा था, उनको अपनी तरफ करने का, और उनको तो काफ़ी अच्छा ऑफर मिल रहा था, तो ऐसे ऑफर को कौन छोड़ेगा, सबको लेंगे। अब इसके आगे देखते हैं कि हुआ क्या, इस योजना का अंजाम क्या हुआ। तो नेक्स्ट हेडलाइन है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। तो इन्होंने एक संगठन बनाया, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। ये संगठन, इसमें अमेरिका क्या करेगा, फंड देगा इन लोगों को, कि इस संगठन के अंतर्गत आपको फंड मिलेगा, जो भी इसका मेंबर होगा, ठीक है। और जब फंड मिलेगा तो लोग उसमें जुड़ेंगे। फंड के नाम पे ना लोग बहुत जल्दी जुड़ते हैं, जैसे कि अभी आजकल आप देख रहे हो कि लेबर कार्ड बन रहा है, हर कोई उस कार्ड के पीछे पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हर 3 महीने में 5,000 रुपये अकाउंट में आते हैं। तो लोग लेबर कार्ड बनवा रहे हैं, इसलिए नहीं कि लेबर है, इसलिए कि फंड चाहिए। तो फंड हर किसी को चाहिए, क्योंकि सेम यही हालात हमारे देश का भी है। कोविड काल में सबकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है और सरकार स्कीम लेकर के आई है अमेरिका की तरह ही, ठीक है। और वो स्कीम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और लोग अपना श्रम कार्ड, लेबर कार्ड जो भी है बना रहे हैं। श्रम कार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, लेबर कार्ड स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा है, बनाइए।
हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। कौन से संगठन की स्थापना की गई? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, नाम याद रखिएगा, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की गई, जिसके माध्यम से पश्चिम यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई। और इसके माध्यम से, इस संगठन के माध्यम से, इस ग्रुप, इस ऑर्गेनाइज मतलब जो भी बनाया गया, इस संगठन के माध्यम से, इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से यूरोप के जो जो देश जुड़े थे उन देशों को क्या किया गया? फंड दिया गया। ठीक है। और यह एक ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जिसके माध्यम से पश्चिम यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद करनी शुरू कर दी। तो यहाँ पर ये इस ग्रुप के रूप में जुड़े थे और वहाँ से वो एक दूसरे को जानने लग गए, वहाँ से उनके बीच की जो बॉन्डेशंस थी अच्छी हो गई। ठीक इसी प्रकार इसको समझते हैं, जिस प्रकार जैसे कि आप एक दूसरे को नहीं जानते लेकिन आप किसी कोचिंग सेंटर्स में या किसी स्कूल में या कहीं भी कोई प्लेस पे आप किसी के साथ जब जाते हो तो एक दूसरे को जानने लगते हो, फिर आपका एक फ्रेंड सर्कल बन जाता है। ठीक है, तो वहाँ से आप एक दूसरे को जानना स्टार्ट करते हो। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं? एक अपना अलग ग्रुप बना रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं हमारे इंस्टीट्यूट की, तो हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बच्चे आते हैं और उन बच्चों के साथ जो भी सहूलियत है, सब कुछ रहे, जो भी चीज़ें डायरेक्ट मैं कांटेक्ट में बना रहा हूँ, इसलिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना करके उनसे हम बातें करते हैं, नोट्स वगैरह जो भी अवेलेबल कराना उस पर, क्लासेस का है, शेड्यूल वगैरह सब उस पर भेजते रहते हैं। फिर बच्चे क्या करते हैं, वो सारे बच्चे, अभी मान लो उसमें कोई न्यू स्टूडेंट आया जो एक दूसरे को नहीं जानता है, पर समय के साथ साथ वो आपस में एक दूसरे को जानने लगते हैं। फिर वो एक अपना पर्सनल ग्रुप बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे ग्रुप में तो अनऑफिशियल बातें नहीं कर सकते, तो पर्सनल ग्रुप में बातें कर सकते हैं। तो एक अलग से उन्होंने क्या किया, ये एक प्लेटफॉर्म था मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, यानी कि इस इंस्टीट्यूट के जो ग्रुप है उस ग्रुप के थ्रू एक दूसरे को जाने, और उसके बाद उन्होंने एक अपना पर्सनल ग्रुप बना लिया। ठीक इसी प्रकार यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के माध्यम से यूरोप के जो देश आपस में जुड़े हैं, उन्होंने यहाँ से जुड़े और यहाँ से आइडिया लेते हुए उन्होंने एक अपना अलग ग्रुप बनाया। ठीक है, इसी चीज़ को ध्यान से समझना। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक दूसरे की मदद शुरू की तथा अमेरिका से इन्हें भरपूर सहायता मिली, पूरा सहायता मिला, काफ़ी पैसे मिले, और यूरोप के पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ी। तो जो पूंजीवादी जो देश है यूरोप के, ठीक है, अब उनका एक दूसरे के इकोनॉमी में सपोर्ट करने के लिए, इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से अपने अर्थव्यवस्था को और बेहतर करने लग गया, और उनको इसका लाभ भी मिला। आगे जानेंगे कैसे कैसे हुआ। तो चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ी, चरणबद्ध तरीके से, यानी कि स्टेप बाय स्टेप, ये नहीं कि इकट्ठा ही वो यूरोपीय यूनियन बन गया, नहीं, धीरे धीरे करके बना। कैसे बना वो मैं अभी आगे बताऊंगा। आगे बढ़ी और इसके परिणाम स्वरूप 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। और 1957 देखो, 1948 में क्या था? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, और 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बन गया ये। ठीक है, अभी जो मैं वही व्हाट्सएप ग्रुप के जो बता रहा था ना, ये वही चीज़ है। ओके, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 34। तो यूरोपीय एकता के महत्वपूर्ण पड़ाव। ठीक है, अब किस तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप इनका विकास हुआ, ये आगे बढ़े, वो सारा चीज़ हम एक एक बार डेट वाइज जानेंगे। तो कैसे ये यूरोपीय आर्थिक संगठन से यूरोपीय यूनियन का जो इसका सफ़र था, इन्होंने स्टेप बाय स्टेप आगे पूरा किया, उसको हम जानते हैं। तो सबसे पहले ये आपके एनसीईआरटी की किताब में भी आपको लेफ्ट साइड पे एक बॉक्स दे रखा है। ठीक है, इनके महत्वपूर्ण पड़ाव का, आपके पास अगर एनसीईआरटी की बुक है तो आप उसमें भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले 1951 में पश्चिम यूरोप के 6 देश, पश्चिम यूरोप के 6 देश कौन कौन से? फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, बेल्जियम और नीदरलैंड। ठीक है, और लग्जमबर्ग। तो फ्रांस, पश्चिम जर्मनी किस लिए? इसको भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि उस वक्त जो जर्मनी जो था, जब यूरोपियन 1951 की बात चल रही है, उस वक्त क्या था, जर्मनी के 2 हिस्से हो रखे थे। एक हिस्सा तो भाई पूर्व वाला जो हिस्सा था तो सोवियत संघ के पास था, पश्चिम वाला हिस्सा ही था ना जहाँ पे पूंजीवाद था, जो ऐसा इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकता था, नहीं तो वो तो यूएसएसआर का मेंबर था, वो तो बन ही नहीं सकता। तो इसलिए इसका ध्यान रखिएगा, पश्चिम जर्मनी यहाँ पे वर्ड यूज़ किया जा रहा है। आगे चल करके इसका क्या वो भी मैं बताता हूँ। तो फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ठीक है, ने पेरिस संधि पर दस्तखत करके, पेरिस संधि क्यों? पेरिस फ्रांस की राजधानी है, पेरिस में एक मीटिंग हुआ। ज़्यादातर संधियों का नाम ना उस जगह के नाम पे होता है जहाँ पे होता है। तो पेरिस संधि पेरिस में हुआ, और इस संधि पर इन लोगों ने एक दस्तखत किया, एक साइन किया, इस संधि को अप्रूव किया। साइन करने का मतलब क्या है? हम एग्री है भैया, जो भी है करो। तो इस पे इन्होंने साइन किया, और साइन करके क्या क्या चीज़ों पे साइन किया, क्या क्या बात इन्होंने डील की थी इसमें? यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया। तो इन्होंने क्या किया? यूरोपियन कोयला और इस्पात समुदाय, इन्होंने कहा कि भाई हम जो 6 देश हैं, ठीक है, हम आपस में एक दूसरे को कोयला और इस्पात यानी कि स्टील,
तो हम कोयला और इस्पात एक दूसरे को क्या करेंगे, सेल परचेज करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए यानी कि देखो अब इन्होंने कम से कम कोयला और इस्पात को सेल करने के लिए तो एक अलग से ग्रुप बनाया इस बात के लिए। ठीक है, तो 1951 में ये बना, 6 देश जो थे इन्होंने कोयला और इस्पात को मतलब सेल परचेज करने के लिए ग्रुप बनाया आपस में। उसके बाद फिर क्या हुआ, अगला प्रोग्रेस हम देखते हैं 1957 मार्च के महीने में। इन्हीं 6 देशों ने रोम की संधि के माध्यम से फिर उन्होंने एक और संधि किया, कहाँ पे, रोम जाकर के। रोम में फिर मीटिंग हुआ, रोम ने कहा कि भाई यहाँ पे मीटिंग करते हैं। तो रोम की संधि में के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया। तो इन्होंने क्या किया, यूरोपीय आर्थिक समुदाय यानी इकोनॉमिकल हेल्प करने के लिए, और एटमी ऊर्जा, ठीक है, एटम जो एनर्जी है उसके आपस में आदान प्रदान करने के लिए, उसको लेन देन करने के लिए इन्होंने एक और संगठन किया। कब, 1957 में। ठीक है, उसके बाद जनवरी 1973 में क्या हुआ, कुछ देश और आए इस ग्रुप का मेंबर बने। उन्होंने कहा भाई हमें भी अपने साथ ले लो, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। तो डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन, डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन, ठीक है, ये 3 देशों ने क्या किया, 1973 में यूरोपीय यूनियन, मतलब यूरोपीय यूनियन इस वक्त इसका नाम नहीं है, इस वक्त इनका तो एक आर्थिक संगठन ही है। ठीक है, तो इसका मेंबरशिप ज्वाइन किया, यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ली। तो इसका जो यूरोपियन कम्युनिटी है, यहाँ पे हम संघ नहीं बोलेंगे, कम्युनिटी बोलेंगे। तो यूरोपियन कम्युनिटी का मेंबरशिप लिया किसने, डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन ने। इन 3 देशों ने मिलकर के इसकी सदस्यता ली, इसकी मेंबरशिप ली। तो अब कितने हो गए, 6 पहले थे, 3 और आ गए, 6 3 9। अब आगे बढ़ते हैं, जून 1979 में, ठीक है, जून 1979 में यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव। इन्होंने कहा कि अब भाई बहुत होगा, हमने एक अपना पार्लियामेंट बनाते हैं, एक संसद बनाते हैं। और जो ये सारे देश थे ये लोग भी एग्री कर गए कि ठीक है हमारा कॉमन संसद होना चाहिए। तो कॉमन संसद के लिए क्या होगा, अब किसी एक देश का तो सारे के सारे नहीं होंगे संसद के मेंबर, सभी देश को चांस मिलना चाहिए। तो सभी देश के लोगों ने मिल करके क्या किया, चुनाव किया, और सभी देश से मतलब सीटों के आधार पर चुन चुन करके आए, और यूरोपीय संसद का गठन किया गया, पार्लियामेंट का गठन किया गया। उसका पहली बार चुनाव हुआ और पार्लियामेंट बन गया। अब क्या हुआ, अब यहाँ से हम कहेंगे कि राजनीतिक रूप ले रहा है, क्योंकि अब तक क्या था, हर चीज़ बिजनेस, व्यापार, इकोनॉमिक था, बिजनेस व्यापार था। अब पार्लियामेंट तो बिजनेस व्यापार नहीं ना, पार्लियामेंट तो पॉलिटिकल हिस्सा हो गया। अब यहाँ से ये राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। तो इन्होंने क्या किया, अपने खुद का पार्लियामेंट बनाया, और उसके लिए चुनाव भी करवाया, उस चुनाव में लोगों ने हिस्सा भी लिया। तो आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले यूरोपीय संसद के लिए पहला चुनाव किया। फिर जनवरी 1981 में, यानी जनवरी के महीने 1981 में क्या किया इन्होंने, एक और देश इसका मेंबर बना जिसका नाम था यूनान। कई बार जब मैं मैप फिल करवाता हूँ और बच्चों से पूछता हूँ कि यूनान भरो, और इंग्लिश मीडियम का मैप पता ढूंढते रह जाते हैं, उनको मिलता नहीं है, क्योंकि यूनान का नाम इंग्लिश में उसको हम ग्रीस कहते हैं, तो उस पर ग्रीस लिखा होता है, यूनान नहीं मिलता। और कई बार बच्चों के पास अगर यूनान है, हिंदी मीडियम का मैप है, उसमें कहता हूँ ग्रीस ढूंढो, तो उनको नहीं मिलता। तो यूनान और ग्रीस दोनों एक ही है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, यूनान और ग्रीस दोनों एक ही। जिस प्रकार अगर हिंदी मीडियम के मैप में मैं ढूंढूंगा तो इंडिया नहीं मिलेगा, उसमें भारत ही मिलेगा मेरे को, और इंग्लिश मीडियम के मैप में मेरे को भारत नहीं मिलेगा, इंडिया मिलेगा, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से हिंदी में यूनान कहते हैं और इंग्लिश में ग्रीस कहते हैं। तो यूनान ग्रीस यानी कि यूरोपीय समुदाय का सदस्यता लिया। ये कब लिया, जनवरी 1981 में। यूनान और ग्रीस ने क्या किया, यूनान और ग्रीस नहीं, एक ही है दोनों। तो यूनान ने, जो कि ग्रीस है, उसने इसका मेंबरशिप ले लिया, तो एक और मेंबर बढ़ गया, ठीक है, फैमिली में एक और बंदा आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, जून 1985 में शागेन संधि ने यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त कर दिया। एक शागेन में संधि हुआ, और इस संधि के बाद यूरोप के देशों के बीच जो सीमा था ना, जो बॉर्डर का जो कंट्रोल था कि आपस में बॉर्डर है, यहाँ से वहाँ जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए, फिर यहाँ से वहाँ जाने के लिए वीज़ा चाहिए, ठीक है। तो जो बॉर्डर पे जो, जैसे कि आप जब एक देश से दूसरे देश में आते हो तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार हम सब तो एक ही हैं, अपना खुद का पार्लियामेंट भी है, तो नागरिकों को क्यों ट्रबल देना, सब कुछ मतलब अगर किसी भी यूरोप का पासपोर्ट वगैरह तो आ जा सके। तो इन्होंने क्या किया, शागेन संधि के बाद यूरोपीय समुदाय के बीच सीमा नियंत्रण जो था, बॉर्डर कंट्रोल जो था, वो LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, वो समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे भी सभी लोग एग्री कर गए, ठीक है, इस चीज़ को भी सब लोग मान गए। फिर जनवरी 1986 में देखो किस तरीके से क्रमवार तरीके से प्रोग्रेस हो रहा है। हर साल कुछ कई सालों के गैप पे ये धीरे धीरे करके एक एक चीज़ इंप्लीमेंट करते जा रहे हैं और एक एक चीज़ को ऐड करते जा रही है। तो स्पेन और पुर्तगाल भी यूरोपीय समुदाय में शामिल हो गया। अब क्या हो गया, अब इतना खिचड़ी पकने के बाद स्पेन और पुर्तगाल भी इसका मेंबर बन गया, ठीक है। उसने कहा हमें भी साथ ले लो, इन्होंने कहा ठीक है भाई आ जाओ, तुम भी आ जाओ हमारे ग्रुप में। अब अक्टूबर 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो गया। अब देखो आपने पढ़ा था 1989 में क्या हुआ था, बर्लिन की दीवार गिरी थी, और बर्लिन की दीवार गिरने के बाद जो जर्मनी 2 हिस्सों में था, आधा सोवियत संघ के पास था और आधा इधर पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत था, ठीक है। आधे में भी 3 हिस्से थे, फ्रांस का, अमेरिका का और ब्रिटेन का। तो
अब ये क्या हुआ, बर्लिन की दीवार लोगों ने तोड़ दिया 1989 में, और बर्लिन की दीवार तोड़ने के बाद क्या हुआ, पूरा जर्मनी एक हो गया। अब कई बार बच्चे कहते हैं कि बर्लिन की दीवार 1989 में टूटा तो जर्मनी भी 1989 में उसका एक हो गया। ऐसा नहीं, थोड़ा सा टाइम लगता है, वक्त लगता है। राजनीतिक काम धीरे धीरे नहीं, मतलब इतना जल्दबाजी में नहीं होते, थोड़ा वक्त लगता है। तो 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी, और 1990 में यानी 1990 में जर्मनी का क्या हो गया, एकीकरण, यानी पूरा जर्मनी जो दो हिस्सों में था वो पूरा का पूरा क्या हो गया, एक हो गया। ठीक है, तो अभी जो हमने शुरू में पढ़ा था कि पश्चिमी जर्मनी इसका हिस्सा हुआ, अब पूरा जर्मनी, अब उसको अलग से आधे हिस्से को मेंबरशिप लेने की जरूरत ही नहीं है, वो तो पूरा एक हो गया, तो वो भी उसका मेंबर हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब 1992, ठीक है, फरवरी 1992, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट है, इस डेट को आपको एकदम याद रखना है, एग्जाम में कई बार आता ही है। तो फरवरी 1992 में यूरोपीय संघ के गठन के लिए मॉस्ट्रिक्ट संधि पर दस्तखत हुए। तो यूरोपीय यूनियन, मॉस्ट्रिक्ट एक जगह का नाम है, ठीक है, यहाँ पर इन लोगों के बीच एक मीटिंग हुआ मॉस्ट्रिक्ट में, और उस मीटिंग में फाइनलाइज हो गया कि भाई हम आज से इसका नाम चेंज कर रहे हैं, और आज से जो एक आर्थिक संगठन था इसका नाम हम रखेंगे यूरोपीय यूनियन, यानी यूरोपीय संगठन। ठीक है, यूरोपीय संघ जिसको कहते हैं, यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ, इसका नाम रखा गया, और यहाँ पर सबने साइन कर दिया, सब एग्री कर गए। तो अब यहाँ से इसका नाम चेंज होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन होता है यूरोपीय संघ का गठन कब किया गया, तो कई बार बच्चे पूरा शुरू 1948 वाला उठा के डाल देते हैं। ठीक है, वो तो आर्थिक संगठन बना था ना, यूरोपीय संघ का गठन कब हुआ, 1992 में हुआ। बेशक शुरू से इतिहास हो रहा है, लेकिन नाम ये यहाँ से अडॉप्ट किया गया। तो क्वेश्चन एग्जामिनर कई तरीके से घुमा करके पूछता है, आपको अच्छे से समझना होगा कि वो पूछना क्या चाह रहा है। तो ये नाम रखा गया कब, 1992 में, यूरोपीय संघ। ठीक है, अब यहाँ से ये यूरोपीय संघ का गठन हुआ 1992 में। आगे बढ़ते हैं, जनवरी 1993, नेक्स्ट ईयर, एकीकृत बाजार का गठन हुआ। इन्होंने क्या किया, अपना खुद का सेंट्रलाइज मार्केट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद जनवरी 2002 में नई मुद्रा, एक न्यू करेंसी यूरो को 12 सदस्य देशों में ने अपनाया। तो इन्होंने खुद की करेंसी लॉन्च की जिसका नाम था यूरो, और इस करेंसी को सभी लोग अडॉप्ट करेंगे। तो यूरोप के सभी देशों में ये करेंसी चलने लग गया। बाद में ब्रिटेन ने इस करेंसी को चलाने से मना कर दिया, फिर ब्रिटेन ने अपना करेंसी इंट्रोड्यूस किया, और बाद में ब्रिटेन जो था यूरोपीय यूनियन का मेंबरशिप से भी हट गया। तो वर्तमान समय में जो ब्रिटेन है वो यूरोपीय यूनियन का मेंबर नहीं है। कई बार क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा देश है जो अब यूरोपीय यूनियन का मेंबर नहीं है, वो है ब्रिटेन, जिसको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं और ब्रिटेन भी कहते हैं। ठीक है, मैप में कई बार ब्रिटेन ढूंढते बच्चे तो उनको नहीं मिलता, तो यूनाइटेड किंगडम भी वही है। तो नई मुद्रा यूरो को 12 सदस्य देशों ने अपनाया मई 2004। अब 2004 में बहुत सारे देश जो थे वो मतलब यूएन के मेंबरशिप लिए हैं। कौन कौन से, साइप्रस, चेक गणराज्य, इस्टोनिया, हंगरी, लताविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया भी यूरोपीय संघ में शामिल हो गया। तो एक ये देश भी इसके मेंबर बन गए। ठीक है, फिर जनवरी 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया यूरोपीय संघ में शामिल हो गया। तो अब 2007 में क्या हुआ, बुल्गारिया और रोमानिया भी इसका मेंबर बन गया, और स्लोवेनिया ने यूरो को अपना लिया, और स्लोवेनिया ने कहा कि हम आपकी करेंसी भी अपना रहे हैं, यूरो को भी अपना लिया। तो ये हमने देखा कि यूरोप के एकता के जो महत्वपूर्ण पड़ाव हैं, जो यूरोपीय यूनियन के जो स्टेप बाय स्टेप, वो हमने जाना। अब हम एक ही चीज़ को इंडिविजुअल जानते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं यूरोपीय संघ के बारे में। तो 1 जनवरी 1958 को यूरोप के इनर 6 कहे जाने वाले 6 देश, शुरू में पढ़ा था हमने, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग द्वारा रोम की संधि के माध्यम से, ठीक है, रोम में एक संधि हुआ, और 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। ठीक है, तो 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन किया गया। इसके 6 देशों ने मिलकर के किया था। और यूरोपियन पार्लियामेंट के गठन के बाद, ठीक है, अब इन्होंने खुद का पार्लियामेंट बना दिया, और इसके गठन के बाद इस प्रक्रिया ने राजनीतिक स्वरूप प्रदान कर लिया। जब इनका पार्लियामेंट का गठन हुआ तो क्या हो गया, ये पॉलिटिकल रूप लेना स्टार्ट हो गया। और सोवियत गुट के पतन के बाद, जब सोवियत संघ का पतन हो गया, उसका डिक्लाइन हो गया, तो उसके बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई, इस प्रोसेस में थोड़ा सा तेज आया। ठीक है, और तेजी से इसमें मेंबर्स बढ़ते चले गए, क्योंकि सोवियत संघ से जितने भी देश आज़ाद होकर के निकले वो सब यूरोपीय यूनियन का मेंबरशिप लेते गए। और 7 फरवरी 1992 को नीदरलैंड ने मॉस्ट्रिक्ट नगर में, तो नीदरलैंड का एक शहर है मॉस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर एक मीटिंग हुआ जो मैं बता रहा था, जहाँ पे यूरोपीय यूनियन का गठन हुआ। 12 यूरोपीय देशों ने एक संधि, मॉस्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर किए, और इसके बाद ही यूरो मुद्रा का सपना साकार हुआ। और इसके बाद ही, इस संधि के बाद फिर यूरो का करेंसी भी स्टार्ट कर दिया गया, लॉन्च किया गया। 1 नवंबर 1993 को इस संधि के लागू होने के साथ ही यूरोपियन आर्थिक समुदाय का नाम बदलकर यूरोपीय संघ हो गया, और जनवरी 1993 से एकीकृत बाजार भी प्रारंभ हो गया। तो 1993 से इसको लागू कर दिया गया। 1992 में गठन हुआ। लागू कब किया गया, गठन कब किया गया, सब पे ध्यान रखना है आपको। अब इन्होंने खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का भी कोशिश किया।
एक कार्टून दिखाया गया है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस कार्टून में एक टाइटैनिक जहाज है जिसके ऊपर यूरोप के 12 स्टार बने हुए हैं, और ये जहाज डूबता हुआ, टाइटैनिक का जहाज जिस तरीके से डूब गया था उस तरीके से इसका संविधान भी क्रैश हो गया। इसी कार्टून को आप 11th क्लास के बुक में भी देख सकते हैं। 11th क्लास के बुक में दिखाया गया कि आपस में किस तरीके से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की, एक दूसरे को मारपीट करके नहीं हो पाया। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रखा है। तो इस कार्टून में क्या कई बार आ जाता है कार्टून एक्सप्लेन करने के लिए। तो 2003 में यूरोपीय संघ ने एक साझा संविधान बनाने की कोशिश की, पर सबकी राय अलग थी। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो उनकी बातें ना मेल नहीं खाई। जब सभी लोग सहमत होंगे तभी तो उस चीज़ को लागू किया जाएगा। जब सभी लोग सहमत ही नहीं तो वो बात को तो वहीं पर खारिज कर दिया जाएगा। तो इसलिए इनका संविधान नहीं बन पाया। तो यह कोशिश नाकामयाब रही। इसी को लक्ष्य करके यह कार्टून बना है। कार्टूनिस्ट ने यूरोपीय संघ को टाइटैनिक जहाज के रूप में दिखाया जो कि डूब गया था। तो वैसे ये भी हुआ। अब यूरोपीय मुद्रा की बात करते हैं। तो वैसे तो मैं बता ही चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। 1 जनवरी 1994 को स्वतंत्र यूरोपीय मुद्रा संस्थान की स्थापना की गई। एक फ्री, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई होता है ना, नोट को जारी करते हैं, तो इस तरीके से इन्होंने भी एक संस्थान बनाया जो यूरो को चलाएगी, उस पर कंट्रोल करेगी, सब चीज़ देखेगी। तो इन्होंने यूरोपीय मुद्रा संस्थान का स्थापना की गई। आगे चलकर एक समान मुद्रा यूरो के कई देशों ने अपना लिया जो यूरो कहलाई। एक समान ही यूरोपीय मुद्रा को हर किसी ने अडॉप्ट कर लिया और इस करेंसी को क्या कहा जाता है, यूरो। संधि में इस बात पर जोर था कि सभी सदस्य देशों ने मुद्रास्फीति संतुलित हो और कर्ज जीडीपी के 60% से ऊपर ना जाए। तो इस चीज़ पर ध्यान दिया गया कि जो भी यूरो करेंसी को इस्तेमाल करेगा उसके ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं होना चाहिए। उसका जो भी जीडीपी है उसके 60% से ऊपर कर्ज नहीं। 60% तक अगर उसका कर्ज है तो आप यूरो को चला सकते हो, अगर ज़्यादा कर्ज है तो फिर आप यूरो नहीं चला सकते। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप यूरो को यूज़ करते हो तो। यूरोपीय देशों ने यह भी तय किया कि आंतरिक मामलों और विदेश एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी समान नीति अपनाएं। तो इन्होंने इस चीज़ पर भी ध्यान दिया कि जो इंटरनल मैटर्स हैं, विदेश से जो जुड़े हुए जो सुरक्षा का मैटर है, उन चीज़ों पर भी सभी यूरोप के लोग मिल करके एक साथ नीति अपनाएं। ये नहीं कि हर देश अपना अलग अलग चल रहा है। अब सिटीजनशिप की बात करते हैं, उसके नागरिकता की बात करते हैं। इस संधि में नागरिकता के विषय पर एक नई सहमति बनी। एक कॉमन सहमति पर सभी देश आ गए और सब लोग एग्री कर गए। वो क्या था? यह माना गया कि यूरोपीय नागरिकता सभी सदस्य देशों की नागरिकता के ऊपर मानी जाएगी, और इसका अर्थ यह हुआ कि सदस्य देशों को हर नागरिक, यानी सदस्य देशों का हर नागरिक यूरोपीय नागरिक कहलाएगा। तो इस जितने भी यूरोपीय यूनियन के जो मेंबर्स कंट्री हैं, उन कंट्री का हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति यूरोप का नागरिक कहलाएगा। और फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा? यूरोपीय नागरिक। तो उसको सबसे ऊपर समझा जाएगा यूरोपीय नागरिकता, बाकी के जो है उसके नीचे कहलाएगा। और यूरोपीय संघ के नागरिकों को किसी भी सदस्य देश में रहने और नौकरी का अधिकार है। तो यूरोप के जिस तरीके से हम भारत में हैं, आपने पढ़ा होगा, आपको मौलिक अधिकार में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है, जिसमें कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है, ठीक है, व्यापार करने का स्वतंत्रता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो गया, अब यूरोप का कोई भी एक देश, जैसे मान लो आप जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, तो फ्रांस का नागरिक जाकर जर्मनी रह सकता है, जर्मनी का फ्रांस जाकर रह सकता है, वहाँ बस सकता है, वहाँ पे नौकरी कर सकता है, उसको अलग से पासपोर्ट वीज़ा नहीं। तो पहले क्या है कि आप मान लीजिए आप इंडियन हो और आप फ्रांस जाकर रहोगे तो आपको अलग से काफ़ी सारे पेपर वर्क करने पड़ेंगे। यहाँ पे इनके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि सभी लोग क्या है, यूरोप के कॉमन नागरिक। यानी कि यूरोप का हर एक देश, जैसे भारत के राज्य है ना, हरियाणा से पंजाब जाना, वैसे हो गया, ठीक है। एक हरियाणा का व्यक्ति पंजाब में जिस तरीके से रहता है, उसके हालात जैसे, उस तरीके से यूरोप के एक देश का नागरिक दूसरे देश में हो गया, बस यूरोप के देश में, ठीक है। तो अगर आपके पास यूरोप का पासपोर्ट है तो किसी भी देश में ट्रैवल कर सकता है, आपको अलग से वीज़ा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी और देश के नागरिक हो तो आपको हर देश के लिए इंडिविजुअल वीज़ा लेना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यूरोप के नागरिकों को किसी भी सदस्य देश में और रहने और नौकरी करने का अधिकार दे दिया गया। उसके बाद बात करते हैं इसकी फ्लैग की। तो इसकी फ्लैग कैसे है? तो यूरोपीय संघ का अपना झंडा है जिसमें नीले आधार पर, यानी बेस क्या है, ब्लू कलर का, सोने के रंग के सितारे का घेरा यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। तो इसके अंदर क्या है, सोने के कलर के यानी गोल्डन कलर के स्टार्स हैं, ठीक है। और ये स्टार्स की संख्या कितनी है? 12 स्टार्स हैं, ठीक है, जो कि कंप्लीट यानी पूर्णता, एकता और समग्रता का प्रतीक है। ऐसा नहीं है कि 12 देश है इसलिए 12 स्टार है। 12 स्टार इसलिए क्योंकि 12 को वो क्या मानते हैं, एकता और समग्रता का प्रतीक मानते हैं, और ये मानते हैं कि कंप्लीट नंबर है, फुल है, ठीक है। तो इसलिए 12 स्टार्स को रखा गया ब्लू कलर के बैकग्राउंड पे। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ के प्रधान अंग। तो इसके यूरोपीय यूनियन को जो ऑपरेट करने के लिए, इसको संचालित करने के लिए जो इसके अंग हैं, ठीक है, जो इसके ऑर्गन्स हैं, वो क्या क्या हैं? तो सबसे पहला है सुरक्षा परिषद। जिस तरीके से यूएनओ में आपने पढ़ा था सुरक्षा परिषद होता है, इसका खुद का एक सुरक्षा परिषद है। इनका यूरोपीय मंत्री परिषद, यानी मंत्री परिषद क्या, मंत्रियों का समूह जो सारे फैसले करता है, पूरे यूरोप की तरफ से पूरे डिसीजंस लेते हैं। और यूरोपीय संसद है जो पूरे यूरोप के डिसीजंस पे डिस्कस करते हैं,
जिसके सदस्य सीधे चुनाव द्वारा 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। यानी कि अगर आप एक बार यूरोपीय यूनियन के संसद चुने गए तो आप 5 साल का कार्यकाल होगा, आपका नहीं, मतलब यूरोप का किसी नागरिक का। ठीक है। आर्थिक तथा सामाजिक समिति, तथा इनका एक आर्थिक और सामाजिक समिति है जो इकोनॉमिकल और सोशल चीज़ों पर नज़र रखती है, उसका ध्यान रखने की, उसको संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। और 5th पॉइंट है यूरोपीय संघ के कानून की व्यवस्था के लिए न्यायिक न्यायालय। तो अगर इनका खुद का न्यायालय भी है, ठीक है, और इस न्यायालय के अंदर यूरोपीय संघ का कोई भी मैटर हो गया, आपस में लड़े ना, आपस में कोई भी मुद्दा हो गया तो इस न्यायालय में सुलझा लेते हैं मिल करके। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ के उद्देश्य। किसी भी संस्था का जो उद्देश्य होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस संस्था को समझने के लिए। तो हम उनके उद्देश्यों को जानते हैं। पहला उद्देश्य आर्थिक एकीकरण, अर्थात वस्तुओं, व्यक्तियों और पूंजी का एक देश से दूसरे देश में बिना किसी रोक टोक के आवागमन हो सके। तो पहला उद्देश्य क्या था? इकोनॉमिकल यूनिटी सिस्टम, यानी कि एक देश से दूसरे देश में कोई भी सामान भेजना हो, कोई वस्तु भेजना हो, पैसा भेजना हो, पूंजी भेजना हो, तो बिना किसी रोक टोक के, जैसे कि अब जैसे एक देश से दूसरे देश में भेजते बहुत सारे पेपर वर्क्स चाहिए होते हैं, प्रोटोकॉल्स फॉलो करना पड़ता है, तो ऐसा ना हो, बहुत ही आसानी से एक देश से सुगमतापूर्वक एक देश से दूसरे देश में चले जाए, ताकि व्यापार भी आसानी से हो सके, मुनाफा भी कमाया जा सके। तो पहला लक्ष्य इनका ये है कि आपस में व्यापार आसानी से कर सके, ज़्यादा टर्म एंड कंडीशंस ना हो। ठीक है। दूसरा, सदस्य देशों की कृषि प्रणाली और उद्योग धंधे का विकास। जितने भी इसके मेंबर्स कंट्री हैं उन सब का एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर किसी देश के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है तो उसके साथ शेयर करें, ठीक है, उसका भी एग्रीकल्चर का विकास हो। और इसके अलावा जो उनकी इंडस्ट्री है, उनका उद्योग, उनके पैसे में मतलब उनका इनकम है, उसको भी बढ़ाएं। अगर आपके पास फार्मूला है, आपको तरीका पता है, तो आप थोड़ा उनको भी दीजिए। मतलब कि जो कोई देश अगर नीचे है और अगर आप ऊपर आ गए तो आप उनको भी उठाइए, तो सब लोग एकदम एक साथ चले, सबका विकास हो। ठीक है, सबका साथ सबका विकास, कुछ ऐसा ही योजना था इनका भी। नेक्स्ट है 3rd पॉइंट, शांति स्थापित करने के उद्देश्य से एक साझी सुरक्षा एवं विदेश नीति बनाना। तो आपस में शांति व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि शांति की वैल्यू ये जान चुके थे। जो युद्ध करता है वही विनाश का वैल्यू समझता है। ठीक है, जिस पर बीतती है वही समझता है, जिस पर नहीं बीती उसको क्या पता। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने अपने इतिहास से कुछ सीख लिया कि क्या क्या गलतियाँ की हैं, उसको आगे ना दोहराएं। तो शांति पर इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। इन्होंने कहा कि भाई शांति बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो शांति स्थापित करने के उद्देश्य से एक साझी सुरक्षा। अब शांति स्थापित करने के लिए क्या करना है? हमारा जो सुरक्षा होगा ना, हर देश अपना सुरक्षा के अलग अलग रणनीति ना बनाए, एक कॉमन हो, पूरे यूरोप का हो। ठीक है, तो कॉमन होगा तो क्या होगा? हमें बाहर वालों से खतरा होगा सर, आपस में अंदर वालों से नहीं होगा। और अगर कुछ होता भी है तो अपना एक न्यायालय है भाई, वहाँ निपटा लेंगे सारी बातों को। नेक्स्ट है पर्यावरण में सुधार के लिए वन जीव तथा नदियों की सुरक्षा करना। तो ये इन्वायरमेंट को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा केयरफुल थे। ठीक है, तो जंगलों की रक्षा करना, जंगल में रहने वाले जीवों की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना, और जो नदी है उनकी रक्षा करना। ठीक है, तो इन्वायरमेंट को भी बचाना, इन्होंने अपने उद्देश्य में इसको भी ऐड कर रखा है। और इसके अलावा निर्धन एवं संपन्न देशों के बीच की खाई को कम करना, जो भी मैं थोड़ी देर पहले बता चुका था कि अगर कोई गरीब है, कोई अमीर देश है, उनके बीच की अगर गैप है, यूरोप का एक देश बहुत ज़्यादा अमीर, एक देश बहुत ज़्यादा गरीब है, तो भाई अमीर की जिम्मेदारी बनती है कि गरीब को भी ऊपर उठा करके अपने बराबर में ले करके। ठीक है, इसी के साथ यूरोपीय यूनियन पूरा खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आसियान। थैंक यू।